गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। हुकूमत ने कई माह की कोशिशों के बाद आखिरकार आज सुबह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। कमेटी के पास चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए कल तक का वक्त मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कमेटी को 3 सीनियर जजेस के नाम भेजेंगे, जिनमें से किसी एक नाम को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की जाएगी। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का तकर्रुर का इख्तियार सीनियर जज के बजाय अब पार्लिमानी कमेटी के पास होगा। दुनिया के दीगर ममालिक में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का आखिर तरीका है क्या, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भारत में सदर सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के मशवरे पर चीफ जस्टिस तैनात करते हैं। भारत में अमूमी तौर पर सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाता है। भारत की अदालती तारीख में 3 बार सीनियर तरीन जज की जगह किसी और को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सदर की नामजदगी के बाद सेनेट से सादा अक्सरियत में हिमायत ज़रूरी होती है। बरतानिया में जुडिशल पैनल चीफ जस्टिस के नाम की तजवीज़ वज़ीर आज़म को भेजते हैं। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर किंग चार्ल्स चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हैं। बांग्लादेश में सदर को चीफ जस्टिस के तकर्रुर का इख्तियार हासिल है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 26वीं तरमीम की गलतियों की अजाले के लिए 27वीं तरमीम आने का इंदिया दिया है। उन्हें भी देखिए। मुश्किलात अब शुरू होंगी। आईनी तरमीम पास करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर तरमीम में इतनी गलतियां हों जितनी इसमें हैं, तो फिर ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे लगता ये है कि अब एक 27वीं तरमीम भी आएगी बहुत जल्द, और उस 27वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें वापस दुरुस्त करके ओरिजिनल ट्रैक पे आना पड़ेगा। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नई तरमीम से अदलिया पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें भी देख लीजिए। 47 की पार्लियामेंट है, वो कोशिश कर रही है कि का जो फ्रॉड है वो कायम रह जाए, और वो असल में बिल्कुल तैयार नहीं है अदलिया को आज़ादी देने के लिए। लेकिन इस तरमीम से कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। फाइज ईसा साहब ने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया लोगों के गवाह को, फाइज ईसा साहब की तो तस्वीर। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप एग्री करते हैं फवाद चौधरी की इस बात से कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा? नहीं, मैं तो चौधरी साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, मगर मैं मसद एहतराम उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की सारी पार्टी, इमरान खान साहब का एक चाहने वाला, इमरान खान साहब के सारे MNA जिन्होंने इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो हीरोज़ हैं इस सारे प्रोसेस के, और इमरान खान साहब खुद बिल्कुल हम इस बात पे समझते हैं कि ये अशराफिया का एक हमला था अदलिया के ऊपर। इसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव का इफेक्टिव कंट्रोल हासिल किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे, उनकी फॉर्मेशन जो है वो कमीशन करेगा जिसके अंदर हुकूमत की तादाद ज्यादा होगी। यानी कि जिन बेंचेस के हवाले से बहसें होती रही चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के दरमियान, और जिसके ऊपर इतनी लंबी बहस और इतने केसेस और इतनी कोई लड़ाई हुई, अब वो आपने उन MNAs के हवाले कर दी है कि जिनको जब हुकूमत में आते ही एक थानेदार लगवाने का इख्तियार मिलता है, एक SHO लगवाने का इख्तियार मिलता है, तो दे क्रिएट हैवक इन देयर हल्कास कि SHO मेरी मर्जी का लग गया है, तो वो क्या करते हैं, फिर उन्हें फड़ाओ, उन्हें छुकाओ, उसको अंदर कराओ, उसको बाहर कराओ। आपने ऐसे लोगों के हाथ में जो है वो आपने दे दिया है हुकूमत जो है, और हुकूमत का खास ट्रैक है। मैं तमाम सियासी एंटिटीज की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत का खास ट्रैक है विक्टिमाइजेशन का, मार धाड़ का, फैसले अपनी मर्जी से करवाने का। आप उन कमेटीज के अंदर, उन कमीशन में जब तादाद ज्यादा होगी तो वो बेंच भी अपनी मर्जी के फॉर्म करेंगे। अगर आप ये समझती हैं कि ये मुदाखलत नहीं है, तो फिर पता नहीं हम किसे मुदाखलत समझते हैं। जब 3 सीनियर जजेस को आखिरी साल ये पता होगा कि हम 3 में से किसी एक आदमी ने चीफ जस्टिस बनना है, तो लिटरली वो या जाएंगे हुकूमत के, या हुकूमत के हाथ में एक खिलौना बन के खेलेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हम 3 में से किसी एक को इस कमीशन में चुनना है, जिस कमीशन के अंदर हुकूमत के लोगों की तादाद ज्यादा है। तो मैं अपने भाई से कैसे जो है वो इत्तफाक कर सकता हूं? मैं तो उसी बात से इत्तफाक करूंगा जिस पे हमने काम किया है, जिसको हमने देखा है, और जिस पे हम बिलीव करते हैं, और जिसपे PTI का हर रुकन बिलीव करता है, और खसूसन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये
जुडिशरी के इख्तियारात पे डाका है और उनकी खुद मुख्तारी को जो है वो सलब किया गया। भाई शेख साहब, आप लोगों ने पूरी कोशिश की, आपने एहतजाज किया, फिर चले वो एहतजाज इन अ वे कॉल ऑफ हुआ जब चीफ मिनिस्टर KPK चले गए, या आपने कहना था कि यहीं तक एहतजाज करना था, उसके बाद फिर आपने मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दी, आपने पूरी कोशिश की कि अपने बंदों को आप प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आपने इसके ऊपर तनकीद भी कर ली। अब और क्या तरीका है सिवाय इसके कि इसको एक्सेप्ट कर ले? व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? ये देखें, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मेरी बहन। बात यह है कि द फाइट मस्ट गो ऑन। जब एक तहरीकें चलती हैं उसमें लोग खड़े होते हैं, मज़ाहमत करते हैं, कभी लोग आगे जाते हैं, कभी लोग पीछे आते हैं, मगर पसपाई इख्तियार नहीं करते हैं। जंग हारते नहीं है, जंग का ये हिस्सा है और ये जंग हक की है, उसूलों की है। इसमें किसी महाज पे आपको कमजोरी नजर आएगी, किसी महाज पे आप बहुत आगे होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस खत्म हो गई है। एहतजाज भी होते रहेंगे, जिसका अमल लाए अमल जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में हम तय करके उसको आगे लेके चलेंगे। और लीगल फ्रंट पे भी फाइट होगी। पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा हक है उसको भी एक नए उसके साथ जो है वो लाए अमल के साथ सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया के अंदर बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, जो अवेलेबल हमारे पास रेमेडीज होगी, जिस हैसियत में होगी वो हम सब करेंगे। देखिए, ये नहीं हो सकता, आप तारीख में भी चले जाएं कि जब बातिल और इन हुक्मरानों के खिलाफ हक की ताकतें खड़ी होती थी तो क्या किसी वाज पे कमजोरी के बाद वो वहां पे लड़ाई कॉल ऑफ कर देते हैं? ये कॉल ऑफ नहीं हो सकती है। ये कॉल ऑफ तभी होगी जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। उसमें हम लगे हुए हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है, तो आप इसको मायूसी ना समझे। आई थिंक इट्स दिस फाइट मस्ट गो ऑन एंड एवरीबॉडी is there for it. कोई ऐसी बात जो लास्ट टाइम आप मेरे प्रोग्राम में थे तो आपने कहा कि बिल्कुल इन कंट्रोल हैं तमाम मेंबर्स, बट उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के मुनहरिफ अरकान आए हैं। एक वो 5 लोग जिन्होंने कौमी असम्बली में आकर वोट दिया, आई गेस उनमें से कोई एक आज़ाद भी हैं, जबकि दूसरे 2 सेनेटर्स और 4 अरकान असम्बली जो ईवान में नहीं आए। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन किधर है? देखें, एक तो वो 5 लोग हैं जिन्होंने बेहयाई की एक लाजवाल सी एक दास्तान लिखी है और एक मिसाल बना दी है, और उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जिल्लत के सौदे किए हैं, जो पता नहीं अब अवाम और वोटर जब PTI का और आम अवाम उनका मुहासबा करेगी तो इस दौर के अंदर, इस जनरेशन के अंदर वो कैसे रह सकेंगे और उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज, उनके किस तरीके से वो पब्लिक को फेस करेंगे। तो वो 5 लोग हैं जिनको ऑफिशियली हम रिलीज कर चुके हैं। उसके बाद देयर आर सस्पेक्ट्स वो है जिनका हमसे अचानक राब्ता टूट गया। वो कई लोगों की सुपरविजन में थे और कई लोगों की सुपरविजन के बगैर भी KPK में थे, मगर उनका राब्ता टूट गया और मुसलसल कोशिशों के बाद उनकी फैमिलीज और उनके साथ राब्ता करने के बाद भी हमें कोई कामयाबी ना हुई। तो पार्टी ये समझती है कि आप अगर हमसे राब्ते में चले गए हैं तो या तो आप अबडक्ट हो गए हैं, तो देन हम आपकी फैमिली हमें इन्फॉर्म करे, और या आप उनके पास चले गए हैं, या आप बिक गए हैं, या आप ब्लैकमेल हो गए हैं। हर सूरत में राब्ता हमसे जरूरी होना चाहिए था, ताकि हम उसके ऊपर आपकी जो जिस तरह हम लोगों के बारे में आपको बता रहे थे, फलाने के साथ ये जुल्म हो रहा है, फलाने के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो हम आपके भी इनको भी एक्सप्लेन करते। अब वो जो लोग हैं जिन्हें हम सस्पेक्ट कहते हैं, चीफ विप साहब और अपोजिशन लीडर साहब से हमने गुजारिश की है, क्योंकि इनकी सुपरविजन थी, वो हमें उसमें मुहैया करेंगे वेरिफिकेशंस करने के बाद, क्योंकि कुछ लोग चीफ विप के साथ बेसिकली तो ये उनकी जिम्मेदारी है। जब वो सामने आ जाएगी तो फिर उनके नाम आपसे शेयर करने में मुझे कोई मजाका नहीं होगा, और अल्टीमेटली फैसला इस बात का इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन तो पार्टी लेगी। बट क्विकली, जो चौधरी इलियास, औरंगजेब खच्ची, ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली, गवर्नमेंट का दावा ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट थे। ये इन्होंने कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI का एफिडेविट दिया था? इस बात को आप छोड़ दें। उस्मान का एफिडेविट भी आया हुआ है PTI का। ज़ैन कुरैशी साहब को अगर कोई आदमी समझता है कि वो इंडिपेंडेंट थे तो मुझे तो उसकी अकल के ऊपर थोड़ा सा शक है। बात यह है, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह देता हूँ कि इन लोगों ने इलेक्शन इमरान खान साहब के झंडे तले लड़ा है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के लड़ा है, इमरान खान साहब के पार्टी के वर्कर्स ने लोगों को वोट दिया है। ये सब बहस में नहीं जाते। क्या हुआ, क्या वोट इमरान खान के नाम पे लिया, इमरान खान की वजह से आप अल्लाह ताला यहाँ पे मेहरबानी की है, आप MNA जो है वो बन गए हैं।
अल्लाह के करम से अब आपने सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो इनमें से 40 में से 41 लोगों ने अपना एफिडेविट 41 में से 40 लोगों ने अपना एफिडेविट जमा करा दिया। सिर्फ एक फतियाना साहब मुल्क से बाहर थे, उनका एफिडेविट हम तक नहीं पहुंचा था उस वक्त, मगर 40 लोगों का एफिडेविट जमा हो गया था और उस्मान का भी जमा हो गया था, पीटीआई का। ठीक है जी, तो ये कैसे आजाद है? देखिए आजाद ये मैं आपको बताता हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एफिडेविट जमा कराए पीटीआई के, इसी तरह है जी परिया जी। अब इलेक्शन कमीशन तो वो भी नहीं मानता, पीटीआई ये जो आपका रियाज सादिक है ये तो वो भी नहीं मानता। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट पे कहे हुए सबमिटेड एफिडेविट्स को नहीं मान रहा कि हम पीटीआई के हैं, तो डज इट मैटर कि वो किसको आजाद कहता है और किसको आजाद नहीं कहता है? जो मर्जी कहते रहे बैठ के, अपने घर है, अपनी हुकूमत है, अपनी बदमाशी है, जो मर्जी कहते रहो, दिन चीज़ें हकायक तब्दील तो नहीं हो सकते। राइट। सो कल की जो डेवलपमेंट हुई उसका एक नतीजा ये अब लग रहा है कि काजी फायज ईसा कंटिन्यू नहीं करेंगे एज चीफ जस्टिस। पीटीआई का यही मुतालबा था, तो इसको आप अपनी कामयाबी समझते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स जो नहीं है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। जो काजी फायज ईसा का जाना बहुत ज़रूरी था वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। मैं ये कहूँ कि हमने को बहुत बड़ी विक्ट्री वो कर ली है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो मुशावरत हमारी मौलाना के साथ हुई, क्योंकि हम हुकूमत के साथ एंगेज नहीं कर रहे, फ्रॉम डे वन हमने कहा था कि हम वोट करेंगे ना हम इनके साथ किसी बात पर इत्तफाक करेंगे। हमारी वो जो मुशावरत का अमल रहा मौलाना के साथ, उससे मुसवदा टोन डाउन जरूर हुआ है, और वो टोन डाउन के अंदर बहुत सी चीज़ें जो पहले मुसवदे में थी वो इसमें नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया के इख्तियारात पे डाका मारा गया है, जिस तरह उनके इख्तियारात को सल्ब किया गया है, जिस तरह बेंच फॉर्मेशन अपने हाथ में ली गई है, जिस तरह चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ली गई है, ये इन्होंने अदलिया को तबाही की तरफ धकेल दिया है। मैं अगले दिन कल पढ़ रहा था कि यूएन की रैपेचोर जो है वो खातून, उन्होंने भी खत लिखा है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कि आप अदलिया की आज़ादी पे ये हमला जो है ये बंद करें। यूनाइटेड नेशंस की रैपेचोर जो लीगल और राइट्स के हवाले से खातून, उन्होंने खत लिखा है। दुनिया देख रही है कि आपने क्या गंद मारा है, मगर सिर्फ आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। और ये याद रखें, बहुत से लोगों ने माजी में इसी किस्म के एडवेंचर्स किए हैं, दोस्त धांधली बदमाशी डंडे के ऊपर ले आते थे, बट हर जो है अंधेरी रात में ख़त्म होना होता है, और ये हालात जो है ये बुरे हालात हैं, जुल्म और सितम है, बट ये ख़त्म होगा। और ये चीज़ें, these things will come back to haunt you and bite you actually, I must say. शेख साहब, हम एक क्विक ब्रेक लेनी है, बट हमारे साथ रहिएगा, कुछ सवालात और हैं, we're coming right after a break. And welcome back. So शेख साहब, जो तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया है, यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? देखिए, मैं जस्ट स्पोकन टू द चेयरमैन एंड द जनरल सेक्रेटरी एंड हम इसके ऊपर डिसीजन अभी थोड़ी देर में ले लेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि जो लेजिटिमेट कमेटी, जो जिस हुकूमत को हम लेजिटिमेट समझते हैं, उसके साथ पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं सिर्फ इस सिस्टम के अंदर जो है वो रहने के लिए, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से फाइट कर सकें। मेरा ख्याल है, मैं आपको जब तक चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी इस पर कंफर्म नहीं करेंगे, मैं आपको क्योंकि ऑफिशियल राय तो नहीं दे सकता, बट अगर मेरा ख्याल है कि वो उसमें मौजूद होंगे और उन्हें होना चाहिए, ताकि जो कुछ हो रहा है उसको अंदर बैठ के फाइट किया जा सके और वो बात जो है दुनिया तक पहुंचाई जा सके कि असल में हकीकत में अंदर हो क्या रहा। बट इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये तो गैस कर सकते हैं कि आपका प्रपोज नाम मंसूर अली शाह साहब, मीटिंग हमने की है अभी आपसे, ये प्रोग्राम से हम फारिग होंगे तो विल बी सिटिंग इन अ कमेटी मीटिंग, तो उसके अंदर ये डिसीजन हो जाएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। राइट, बट हम ये सेफली गैस कर सकते हैं कि नाम मंसूर अली शाह साहब का ही देंगे, सीनियर मोस्ट जज का, अगर आप लोग डिसाइड करते हैं। देखिए, ये आइन के, देखिए ना, आइन पे कैसे असरअंदाज है। हम तो हमेशा कहते हैं कि आइन के मुताबिक मोस्ट सीनियर जज को ही आना चाहिए था। दैट्स व्हाई खान साहब ने कहा था कि मंसूर अली शाह के जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनको ही आने चाहिए, तो हम तो कहते हैं कि जो मोस्ट सीनियर उसको आना चाहिए। राइट। मौलाना फजलुर रहमान से यकीनन आप लोगों की बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन रही, वो बहुत, उन्होंने इसके ऊपर खुद भी स्टैंड लिया। अब जबकि वो तरमीम पास कराते वक्त वो साथ हैं, तो क्या ताल्लुकात वैसे ही हैं या थोड़ी तब्दील हुए हैं? देखें, मौलाना साहब की अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और उसमें उसके स्टांसेस हो सकते हैं, बट एज एन ऑपोजिशन, एज एन एलाइड ऑपोजिशन, वी ट्राइड टू एंगेज विद ईच अदर एंड वी डिड एंगेज विद ईच अदर।
और उस एंगेजमेंट के सिलसिले में किसी हद तक वो जो मुसवदा था वो मैंने जैसे पहले कहा कि टोन डाउन हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज बॉस ऑफ हिज ओन पार्टी, वो अपना फैसला ले सकते हैं, उसमें आज़ाद है। और वो फैसला उन्होंने लिया कि वो वोट दे रहे थे, और हमारा फैसला था कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि हम इस पर इत्तफाक नहीं करते हैं, इसलिए हमने उस पर वोट नहीं दिया। बट नॉट नेसेसरीली इससे हमारे ताल्लुकात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। खान साहब ने जो पार्टी ने फैसला लिया उसमें पार्टी ने उस एंगेजमेंट को सराहा और ये एंगेजमेंट जारी रहेगी। खान साहब का आपने कई दफ़ा जिक्र किया है, लेकिन लग ये रहा है कि अभी शायद फ्यूचर में मुलाकात मुश्किल ही हो, इसी क्योंकि अभी भी पाबंदी लगी हुई है मुलाकात। आप ये क्यों कह रही हैं मुश्किल हो? देखिए कितनी बदकिस्मती है फरिया कि आज हमें ये बैठ के कहना पड़ रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, एक कैदी का भी प्रिविलेज है, एक कैदी का भी ये राइट है कि उसको उसकी फैमिली से, उसके डॉक्टर से, उसके मुलाकातियों से मिलने की इजाज़त दी जाए, उसके कमरे की बिजली ना बंद की जाए। क्यों ये इस तरह कर रहे हैं? इस मुल्क में क्या हो गया? हम कहाँ पहुंच गए? मतलब क्या नवाज शरीफ की मुलाकातें बैन की गई थी? क्या जरदारी की मुलाकातें बैन की गई थी? मतलब डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन कि वहाँ उनको क्या क्या सहूलतें थी? क्या खान साहब ने ऐसी कोई सहूलत क्लेम भी की है आज तक, डिमांड भी की है? हम तो एक काम कैदी का राइट मांगते हैं, उसके लिए हम फाइट करेंगे जी। आप हमारे लीडर के साथ ये नहीं कर सकते। बट कल मौलाना फजल रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वो समझते हैं कि ठीक नहीं है जो सलूक। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इमरान खान साहब से रवा रखे जाने वाले रवैये की मजम्मत की है, एंड उनका शुक्रिया कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। देखें अलाइड अपोजिशन में अगर कोई और पार्टी वही मौक़िफ़ रखती है हमारे खान की मुलाकात और रिहाई के हवाले से जो हम रखते हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि वो इन तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या पीटीआई किसी मौका पर उनके साथ जाएगी या आपका अलग लाएमल होगा? नहीं जी, पीटीआई को उनके साथ अदालत में जाने के लिए तो उनके साथ कोई जरूरत नहीं। साढ़े को तो उन्होंने तो अच्छे लॉयर ने और ज्यादा बेहतर लॉयर ने और ज्यादा बड़े लॉयर ने, उन्होंने को साढ़े तो चंगे लॉयर नहीं ने। मुझे तो सिर्फ बड़ा एहतराम है हाफिज नईम साहब का, वो गाजा के हवाले पे हमारे साथ आए और हमारे पास आए और हमने उनकी सपोर्ट का, हिमायत का ऐलान भी किया। बट मुझे उस मीटिंग के दौरान भी मैंने उनको कहा कि आप हर बात के ऊपर हमारे साथ वो करते हैं इत्तफाक, तो आप एहतजाज में शामिल साथ क्यों नहीं होते? तो वहाँ पे फिर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो टेक ओवर कर जाती है। तो अगर हम समझते हैं कि निज़ाम के साथ ये खेल खेला जा रहा है, तबाही हो रही है, तो फिर आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए और आपको भी रोड के ऊपर सामने आना चाहिए। देखिए ना, मतलब है आपका धरना इज्जत से एंटरटेन होता है, आपके लोगों को उधर पहुंचने के लिए पिंडी इजाजत भी दी जाती है। सानू तो किसी छोटी जी तहसील दे विच सानू 100 बंदे भी नहीं करने दी इजाजत। तो आपकी प्रोटेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट भी किया जाता है और उसके ऊपर उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। मिनिस्टर्स भी जाके वहाँ वादे करते हैं कि साढ़े हल की होता है, साढ़े हल शैल मार दो, रबड़ दियाँ गोलियां मार दो। तो ये दोनों चीज़ों का मजा नहीं लिया जा सकता है। अपोजिशन और हुकूमत का मजा लेना, मैं ये तो नहीं कहता वो हुकूमत में है, मगर मैं उन्हें जरूर कहूँगा, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है कि ये थोड़ा सा और दिल गुर्दा भी निकालें। राइट। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने ये दावा किया था कि उनके पास हुकूमत के भी 7 अरकान हैं जो साथ मिल गए हैं, वो फिर गलत फहमी थी। देखें, जब आपके अपने 2-4 लोग जो एंड तक एंगेज रहे वो जुल दे के चले गए थे, हुकूमत ने सत्ता देखी, यकीन से एंगेज रहे होंगे तो फिर दौड़ गए होंगे। राइट। सो अब शेर अफजल महमूद ने यह भी कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है उन पर कोई दबाव नहीं था। एक ये तासुर है कि ये ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये मसला है, वो मसला है, ये बात ठीक है? देखें, मैं तो ये बात बिल्कुल इस सूरत में उसको एंडोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों के ऊपर बहुत प्रेशर्स थे जो हम आपके साथ शेयर करते रहे, और आपकी भी मेहरबानी, आप में से भी बहुत से बहन भाई हमारी उस चीज़ों को सामने लोगों के लाते रहे। बट इस हद तक बात ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे प्रेशर नहीं भी था, जिन पे नहीं भी था वो भी इनमें हो सकते हैं। तो ये कोई चीज़, मैं आपको बताऊं, ये कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। हम बिल्कुल किसी ऐसे आदमी को और एंटिटी को कवर नहीं करेंगे जिसने खान को इस वक्त छोड़ दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, वो हम में से नहीं, उसके साथ बैठना भी हम बुरा समझते हैं जिसने इस बुरे वक्त में खान को छोड़ा, खान डेट के मैंडेट को पेश दिया।
जैन कुरैशी साहब की आपके पास जब इत्तलाई, व्हाट वाज योर रिएक्शन? अभी उन्होंने वैसे तरदीद कर दिया, बट व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखिए, हमारा रिएक्शन तो यही है कि मैंने वो चीफ विप साहब से पूछा, अपोजिशन लीडर साहब से भी पूछा, उन्होंने चीज़ें हमारे साथ कुछ शेयर की है, उसके ऊपर कमेटी मीटिंग के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की रहनुमाई में उनका जो सस्पेक्ट्स हैं, मैंने आपको कहा कि जो हमें छोड़ के चला गया ना, उन्हें वोट देता या नहीं देता, वो सस्पेक्ट्स में होगा और उसका फैसला कमेटी और इमरान खान साहब करेंगे। और यू नो खान साहब क्या फैसला करते होते हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू। आपको हैरत हुई किसी नाम के ऊपर? मैं आप एक नाम तो नहीं, मुझे तो हर नाम पे हैरत हुई है जी। हर नाम पे हैरत इसलिए हुई है कि जो लोग यहाँ तक आ गए और फिर वो सस्पेक्ट्स में जाते हैं, आई डोंट नो कि क्या सोच के और कैसे। हैरत तो छोटा लफ्ज़ है जी, शॉकिंग, आई वाज शॉक्ड। शेख साहब, ये खबरें आई कि जो मीटिंग हुई है और वो एक मुख्तसर मीटिंग थी पीटीआई के साथ खान साहब की, उसमें वो नाराज थे पार्टी से, ये खबर किस हद तक दुरुस्त? अधूरी मीटिंग थी, अधूरी मीटिंग थी, मुख्तसर थी, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। जो एक दो चैनल्स ने चलाया वो बिल्कुल गलत था, लौफ था, झूठ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वहाँ एक आदमी मिलने नहीं था गया, वहाँ 5 आदमी मिलने गए, जिसमें राजा सलमान अकरम राजा साहब इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर, थोरो किस्म के आदमी है, साहबजादा हामिद रजा साहब भी गए। ये वो 2 लोग हैं जिनको सुबह कहा गया था मिलने नहीं देते, मीटिंग में वो भी शामिल थे। अगर इस किस्म की कोई बात होती, वो 5 में से 5 के साथ मेरे जाती ताल्लुकात भी हैं और पार्टी के हवाले से भी है, तो कोई ना कोई बात तो बाहर निकल ही आती। तो ये जेल के जराए को तो फिर वो ऐसे ही जराए हैं जैसे बिजली 5 दिन बंद रखी, 20 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जेल वाले कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है। तो हम कैसे एक 16 स्केल के सरकारी मुलाजिम की जिसकी ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार के हाथ में है, उसकी कहानी मैं कैसे मानूं इस दौर के अंदर? ये तो ऐसे फनी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई सजश नहीं हुई। बात यह है कि अगर पूरा टाइम देते तो चीज़ें सही तरह डिस्कस होती हैं और कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आती। बट ठीक है, इरादी अपनी बहुत बदमाशी कर ਅਸੀਂ लड़ांगे, फाइट करांगे, अपने हक वास्ते पूरा एहतजाज करते रहेंगे जी, और उसके लाए अमल के साथ सामने आएंगे। अब किसी किस्म की, मैंने बार बार कहा कि फाइट मस्ट गो ऑन जी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन कर रहे थे, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वकला से पूछेंगे उनकी क्या राय है इस आईनी तरमीम के बारे में, राइट आफ्टर ब्रेक। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। सेनेट और कौमी असम्बली में हुकूमत को JUIF की भी हिमायत हुई, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट मुनहरिफ अरकान की भी मदद हो गई। तहरीक इंसाफ और वकला इन तरमीम के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कह रहे हैं कि कर रहे हैं। वकला और अपोजिशन का एहतजाज इस लिहाज से जायज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम हुकूमत की गलतियों पर नज़र रखना और उनकी तस्हीह करना भी है। अगर मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा ही अहम तैनातियों के लिए हुकूमत के ज़ेर असर होगा, तो सवाल यह है कि वो इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला आता है या कोई ऐसा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर उनका क्या दायरा इख्तियार होगा, वो क्या कर सकेंगे। ये तासुर अपनी जगह जायज़ है कि जो भी चीफ जस्टिस आए हैं वो हुकूमत के ज़ेर असर नज़र आएंगे और आने वाले सालों में चीफ जस्टिस बनने के लिए जजेस लॉबिंग करते हुए भी नजर आएंगे। आईनी बेंच बनने से चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी कम होंगे और चीफ जस्टिस का ओहदा रस्मी होकर रह जाएगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सुप्रीम कोर्ट के इदारे का हुकूमत की गलतियों की निशानदही करना और तस्हीह करना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने आइन की किन अहम शकों में रद्द-ओ-बदल किया है, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। आर्टिकल 48 में तरमीम के बाद वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की जानिब से सदर को भेजी जाने वाली किसी भी एडवाइस पर कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तकर्रुरी के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। जजों की तकर्रुरी से मुतालिक कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमीशन के सरबराह होंगे। आर्टिकल 175A की शिक 3A के तहत 12 अरकान पर मुश्तमिल खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी।
आर्टिकल 68 का इतलाक चीफ जस्टिस तकर्री से मुतालिक कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की प्रोसेसिंग पर नहीं होगा। आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत दूसरी दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। आर्टिकल 179 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा और चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। आर्टिकल 184 में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस की तश्कील अमल में लाई जाएगी। आइन के आर्टिकल 193 के तहत दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आर्टिकल 215 में तरमीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान अपनी मुद्दत पूरी होने पर नई तैनाती का काम जारी रखेंगे। आइनी तरमीम पर वकला ने सख्त रद्द-ओ-अमल का ऐलान कर दिया है। माहिर कानून हामिद खान ने कहा है कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के जाने पर यौम निजात मनाया जाएगा। जरा देखिए। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी। अली अहमद कुर्द हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच कुर्द साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वकला ने तो ऐलान किया था कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन इन तरमीम के बाद अब ये मुतालबा किस हद तक जायज है? नहीं, देखें, हमें तो इल्म था कि पहले तो हमारी कोशिश थी कि हम इनको जितना भी पीसफुली अंदाज में रोक सकते हैं कि ये जिस तरीके से ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, हम चाहते थे कि ये ना करें, क्योंकि हमारी नज़रों में और हम जो वकील हैं हम ही समझते हैं अदालत आइन और कानून को जितना हम समझते हैं ये बैठे हुए सियासतदान या नाम नेहाद लीडर नहीं समझते। तो हम चाहते थे कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं इससे जो तबाही होगी उसको रोका जाए। ठीक है, हम नहीं रोक सके, मगर अब हमको तहरीक चलाने से, सड़कों पे आने से और जदोजहद करने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि 25 को, जैसे भी आपने कहा कि 25 अक्टूबर को हम यौम निजात मना रहे हैं कि वो शख्स जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने के बावजूद अपने मनसब से बहुत नीचे उतर के उसने हुकूमत के लिए जितनी भी सहूलतकारी वो कर सकते थे, इस अमेंडमेंट को पास करने में जितनी भी उनकी कोशिशें थी, इस लिहाज से हम उसके जाने पे यौम निजात मना रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम अदालतों में सबसे पहला बड़ा असूल, गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि जो भी अदालतों में आएगा किसी भी दाद रसी के लिए, उसको क्लीन हैंड्स के साथ आना चाहिए। ही मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अगर अदालतों में ये सबसे बुनियादी तरीक़ेकार है, तो जब आप इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, गालबन ये 56 आर्टिकल्स में, क्लासेस में ये अमेंडमेंट की गई है, इसमें आप अंदाजा लगाएं कि बेसिकली बदनीयती की बुनियाद पे मेला फीडे है, इल विल है। तो अब हुकूमत की बदनीयती इससे जाहिर हो कि मैंने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ड्राफ्ट मेरे सामने अभी अभी मुझे मिला है। जान से भी अगर आप इस ड्राफ्ट को देखना चाहें, इसमें सिर्फ एक आदमी टारगेट है और बाकी सारा। अगर इजाज़त दें कोच साहब, आज हमने देखा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अब हर केस में देखना होगा कि हम इसकी समाअत कर सकते हैं या मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा। उन्होंने सुना बड़ा स्माइलिंगली ये कमेंट्स दिए। जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है इन तरमीम को, तो फिर वकला का एहतजाज क्या मायने रखेगा? नहीं, देखें, हमारी सोच, और ज़रूरी नहीं है कि मंसूर अली शाह की सोच एक जैसे हो। वो एक मनसब पे बैठ के बात कर रहे हैं, उनको बहुत मोहतात होके बात करनी चाहिए और वो बात कर रहे हैं। हम पे तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम आज़ाद हैं। हमारे नज़दीक हम जो समझते हैं, देखें, अपने केस को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाई सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, हमारा केस ये है, या हम ये समझते हैं कि सारी की सारी सुपीरियर जुडिशरी को उसमें इतना बड़ा उखाड़ पिछाड़ लाया गया कि ये अब सुपीरियर ये
जुडिशरी कहलाने के काबिल भी नहीं है। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में एक पार्लिमानी कमेटी वो बैठ के जो है जजेस की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उसकी तैनाती करेगी और तमाम केसेस की जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी तमाम केसेस को रेगुलेट करेगी कि कौन सा केस आईनी बेंच में लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। जब पाकिस्तान का वजूद आया तो हमारी जो फेडरल कोर्ट थी उसमें मियां अब्दुल रशीद साहब चीफ जस्टिस थे। लियाकत अली खान ने एक डिनर में उनको इनवाइट किया और उनको इनविटेशन कार्ड भिजवाया जिसमें मियां रशीद साहब ने उन्होंने कहा चूंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ फेडरल कोर्ट का और हुकूमत के खिलाफ केसेस हमारे पास आते हैं, इस लिहाज से आपके डिनर में आना, आपके उसमें आना मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ। तो हमारी इब्तिदा इतनी खूबसूरत मिसाल और इतने खूबसूरत वाक़यात से शुरू हुई है। आज हाल ये है कि हुकूमत ही जज बनाएगी, हुकूमत ही अदालतें बना रही हैं, हुकूमत के केस जब वो जिस बेंच में जाएगी हुकूमत के वो केसेस लगेंगे। और इस लिहाज से ये तो ऐसी बात है कि वकील करने से बेहतर है कि जज कोई जज ही कोई कर ले। तो हुकूमत इसी पे अमल कर रही है। ओके, अगर इजाजत दें जहांगीर जदूद साहब, क्या ये जो तासुर है कि एग्जीक्यूटिव अब जुडिशरी को कंट्रोल कर सकेगा, ये किस हद तक दुरुस्त है या गलत है? 1 मिलियन% ये हकीकत है। ड्राइकोट साहब अगर इजाजत दें, जहांगीर जदूद साहब से भी सवाल पूछ लो अगर इजाजत दे दें। जी जदूद साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, कोर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो एग्जेक्टिव को तो जुडिशरी को कंट्रोल नहीं, एग्जेक्टिव को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे तो आप एग्जेक्टिव को बात करते हैं, जुडिशरी को इनडायरेक्टली एग्जेक्टिव नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने कंट्रोल में लगता है कि कामयाब हो रहा है आस्ता आस्ता। तो ये चीज़ें देखो ना, आपने अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है पूरी दुनिया के मुल्कों में, लेकिन आप अपने मुल्क की जो पार्लियामेंट है या उसकी जो कमेटीज़ हैं उनको आप किस मुल्क के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? यहाँ के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पार्लियामेंट जो है ना, आप देखें 2018 में रिकॉर्ड पे है। अगर इजाजत दें, मैं मुखल नहीं हो रही, सिर्फ इफ यू लेट मी टू बी द डेविल्स एडवोकेट, या जो कल बात हुई है बिलावल भुट्टो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की, ये भी तो दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट है कि पहले जुडिशरी हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तरमीम करके हमने 28वीं तरमीम की, 19वीं तरमीम करके जजेस की तैनाती का आपने तरीक़ाकार बदल दिया, उसके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, एक को खत ना लिखने पे घर भेज दिया। ये भी तो एक आर्गुमेंट है कि यू वर ट्राइंग टू कंट्रोल अस। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केस पॉलिटिशियन खुद लेके जाता है। आज जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हैं, ये देखिए आप भी आवाजें उठा रहे थे कि ये सू मोटो लें, ये सबसे ज्यादा जो केस हैं ये पॉलिटिशियन खुद लेके जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अभी कल जो स्पीच की है मिस्टर गौर ने सुने उसकी, अब देखें ना, ये पॉलिटिशियन को ये नहीं कहना चाहिए, ये अपने अंदर ना ये इंडिपेंडेंस है इनके अंदर, ना ये इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट को अपने पार्लियामेंट के अंदर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले अपने पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट करें, उसकी रिस्पेक्ट हो, तो फिर आप उनसे आगे 200 गज आगे जाके इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इनकी पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, नकाब पोश पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, वहां से लोगों को उठा के ले जाके जा रहे हैं। तो आप एक पार्लियामानी कमेटी किसके कहने पे चलेगी? देखिए ना, एक पार्टी के जो हेड है वो किसके कहने पे आज चल रहा है। तो इस तरह ये पार्लियामेंट जो जुडिशरी को बिल्कुल अंडरमाइन कर देंगे, उसकी इंडिपेंडेंस जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो तरमीम है इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक आने वाले चीफ जस्टिस के जो मुतवक्के थे, जो सीनियरिटी पे इस पे जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की मलिक असद केस में, उसमें पिछली PMLN की गवर्नमेंट में आपको पता है शहजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया था अजमल मियां साहब की जगह, मतलब है। तो फिर वो रिवर्स होना पड़ा, वो पूरी फुल कोर्ट बैठ के, उसमें कोई जज नहीं थे लेकिन एज ए फुल कोर्ट बैठ के उन्होंने इस आर्डर को रिवर्स किया कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे जाएं। सीनियरिटी प्रिंसिपल पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा रहेगी कि कोई जज जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं देखेगा। अब तो एक डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह 3 पैनल जाते हैं, वो तीनों बंदे जो हैं तब को 2 में लग जाते हैं, कोई अपनी सिफारिशें लाता है। तो ये तो आम इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया जुडिशरी को, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कंप्लीटली अंडरमाइन कर दिया है कि अगर 3 का पैनल जाएगा और इसमें से एग्जीक्यूटिव चुनेंगे तो फिर तो जिस तरह दूसरे आम डिपार्टमेंट के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है ये उसके बराबर कर दिया है, चाहे वो आर्मी के अंदर हो, चाहे वो एयरफोर्स के अंदर हो, चाहे वो नेवी के अंदर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस का चेयरमैन हो, जो भी हो उसके बराबर उन्होंने ये अपॉइंटमेंट कर दी है। और आइंदा के लिए हर गवर्नमेंट चाहेगी कि
हमें ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए हमारे साथ एक पेज पे हो, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट को चाहते हैं हमारे साथ एक पेज पे हो, हमारे अंडर काम करे या हमारी मंशा के मुताबिक काम करे। इसीलिए तो देखें ना, जज ने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देना है, अब उन्होंने जजों ने मेरिट पे फैसला दिया है और गवर्नमेंट समझी है हमारे खिलाफ फैसला आ गया है, तो ये सारे ताने बाने उन्होंने बुन के उसके खिलाफ जो है तरमीम भी ले आए। इस तरमीम का बुनियादी मकसद ये था कि गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी जो है, उन्होंने आज पार्लियामेंट में बल्कि खुद कहा है कि हमने जुडिशियल पावर ले ली है। इनकी स्पीचें सुन ले, इन स्पीचें जब पार्लियामेंट में जो स्पीचें कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगी तो ये सेटिस्फाइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ये जो अब अमेंडमेंट है ये सस्टेन नहीं कर सकती। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई वुड लाइक टू नो हाउ बैरिस्टर अहमद पनसोटा, जमात इस्लामी ने कहा है कि हम इन तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं, इज इट इवन पॉसिबल? मेरे आप जाती नज़र में जी बिल्कुल इट्स वेरी मच पॉसिबल। अभी तो खैर इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच हुई भी नहीं है और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है वो भी नहीं बना। एंड बड़ा कबल अज़बत अगर फॉरन एक चीज़ फाइल की जाती तो ये तो नहीं है कि आजकल में सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड है, सो टिल दैट टाइम अगर आज पिटिशन फाइल होती इट हैज़ टू बी टेकन अप एंड इट हैज़ टू बी फिक्स्ड बिफोर सम कोर्ट। और मैं समझता हूँ कि इस केस में चूंकि पहले तो जो इनिशियल ड्राफ्ट आया था वो सारे का सारा ड्राफ्ट ही इस किस्म का था कि जिसमें एक सेपरेट कोर्ट बन रहा था, तो वहां पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती थी। बट यहाँ पर एक जो सबसे बुनियादी प्रॉब्लम आ रहा है इस सारी तरमीम में वो ये आएगा कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है या नहीं है। लेट्स से सम मैटर रीचेस बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस और वो कहते हैं ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, बेशक वो हो, और वो कहते हैं नहीं है, तो हु विल देन कंपेल हिम टू रिफर इट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। दूसरी बात, अगर आप तरमीम सारी को पढ़ें तो हर तरमीम का जो एक सेक्शन है वो आर्टिकल है वो किसी न किसी वाक़े को रेफर करता है। आर्टिकल 187 जो है वो आपको मखसूस नशिस्तों को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। आर्टिकल 175 आपको चीफ जस्टिस को कंट्रोल करने के लिए नजर आएगा। आर्टिकल 48 जब है ताकि प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ चीज भेज दे तो 100% उसके ऊपर आप उसको चैलेंज ना कर सकें, वो एग्जीक्यूटिव को लेजिटिमेसी देने की वजह से, और वो भी नहीं कि कोई पॉजिटिव लेजिटिमेसी, ऐसी लेजिटिमेसी कि जो वो चाहें वो काम हो सके। ये सारी की सारी तरमीम जो है ना इट इज इशू स्पेसिफिक। दूसरी बात, जो कराची बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर अपनी अभी एक उन्होंने इशू किया स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि इट इज द अनहोली हेस्ट, जो कि कल वर्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 239 जो है वो अलाउ करता है कि आप सेनेट में मूव करें, नेशनल असेंबली में मूव करें, बट ऐसी आईनी तरमीम जिससे आईन के बुनियादी ढांचे को आप हिला रहे हैं उसके ऊपर आपने टोटल बहस मेरा ख्याल एक हफ्ता भी नहीं किया, और ये भी नहीं पता किस कागज पे आप बहस कर रहे हैं। हमें सही कागज ही पता लग जाता तो उसके ऊपर एटलीस्ट वन कैन डिलिबरेट एंड मेक हिज रिकमेंडेशंस। आईनी तरमीम जब 18वीं हुई थी 9 महीने उस पर बहस हुई थी। रज़ा रमानी साहब कितनी लंबी लंबी बातें करते रहे उस पर, लेकिन यहाँ पर तो पता ही कोई नहीं। अभी आज बल्कि बड़ी मुश्किल से हमने एज लॉयर्स अरेंज किया कि एक्चुअल ड्राफ्ट तो हमें मिल जाए ताकि एटलीस्ट आप लोगों के प्रोग्रामों में आके हम कोई गलत बात तो ना साइड कर दें, ड्राफ्ट तो हमारे पास सही हो। बट जैसे कि अब अगर नाम दे दिया जाता है नए चीफ जस्टिस का, इज इट हाईली लाइकली कि ये मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक पनसोटा साहब? देखिए, मैं समझता हूँ जी, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं करना चाहूंगा, दो आई फील कि आई कैन मेक अ स्टेटमेंट ऑन दैट पॉइंट, बट मैं समझता हूँ कि पहले टॉप 3 नामों में से एक नाम है। अगर लेट्स से कि नंबर 2 को करते हैं और नंबर 2 कहते हैं जी कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर तो पीछे पोजीशन ही 2 की रह जाएगी। क्या उस टाइम पर टॉप 3 उन 3 को ही कंसिडर किया जाएगा कि जो नंबर 4 पर लाके उनमें से लगाया जाएगा? ये सारी की सारी एनामलीज हैं। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी अकलमंदी करेगी तो मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाएगी, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर शाह साहब टू सर्व अंडर जूनियर जज, बिकॉज वो हमेशा कहते होते हैं इट इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना होता है। आप खुद सोचिए कि जो अगर जूनियर आदमी कोई ऑर्डर या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करता है तो हाउ कैन सीनियर सब्सक्राइब टू इट? पाकिस्तान के अंदर जो महकमों में फिर रेजिग्नेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो फिर देन दे रिजाइन एंड दे मूव ऑन। सो आई फील इट हैज टू बी जस्टिस मंसूर अली शाह, बिकॉज वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे भी हर तरह की प्रिंसिपल पर फिट आते हैं, और दूसरा आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को उनसे बेहतर पाकिस्तान में कौन समझता है? उनके बजाय आप जाके कोई कहीं से पिक करके जज को लगाएं तो थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि मुख्तलिफ नाम यकीनन गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि माजी में जो लोग कहते रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें, बार बार ये बात कहते रहे हैं, वही अब इस बात से पीछे हट गए हैं। इसी वजह से ये तासुर मज़ीद तकवीत पकड़ता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। वी विल कीप यू पोस्टेड। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।